everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And in this video, we are going to be talking about H.L.A. Hart's theory of law. तो H.L.A. Hart की बुक द कंसेप्ट ऑफ लॉ का चैप्टर 1 विच इज़ टाइटल्ड एज लॉज, कमांड्स एंड ऑर्डर्स हमने अर्लियर वीडियो में डिस्कस कर लिया था और आज इस वीडियो में हम चैप्टर 2 विच इज़ वैरायटी ऑफ लॉ डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार चैप्टर 1 रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि हार्ट ने बीइंग ऑब्लिग्ड और बीइंग अंडर एन ऑब्लिगेशन को एक्सप्लेन किया है और हार्ट ने गनमैन का एग्जाम्पल देते हुए लॉस एंड ऑर्डर्स बैक बाय थ्रेट में डिफरेंस समझाया है। वेयर एज इन चैप्टर 2 हार्ट क्रिटिसाइजेस द ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी ऑन 3 पॉइंट्स। पहला है कंटेंट ऑफ लॉ, जिसमें हार्ट ने ड्यूटी इम्पोजिंग रूल्स और पावर कन्फरिंग रूल्स की बात की है और इस टॉपिक में 2 सब टॉपिक हैं। वन इज़ नलिटी एज सैंक्शन एंड अदर इज़ पावर कन्फरिंग रूल्स एज फ्रेगमेंट्स ऑफ लॉ, जिन्हें हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सेकेंड पॉइंट है रेंज ऑफ एप्लीकेशन। इसमें हार्ट ने बताया है कि एप्लीकेशन ऑफ लॉज सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स तक ही सीमित नहीं है, लॉज पब्लिक इंडिविजुअल्स पर भी अप्लाई होते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ मोड्स ऑफ ऑरिजिन। इस पॉइंट में हार्ट ने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से कस्टम्स एंड प्रेसिडेंट्स भी सोर्स ऑफ लॉज हैं, सिर्फ सॉवरेन की कमांड से ही लॉज ऑरिजिनेट नहीं होते। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, द कंटेंट ऑफ लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज द ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ कमांड। ऑस्टिन की कमांड थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉज सॉवरेन का एक आदेश है, सॉवरेन की दी हुई एक कमांड है लॉज, जिसे इंडिविजुअल्स हैबिचुअली ओबे करते हैं और ओबे ना करने पर पनिशमेंट दी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑस्टिन की कमांड थ्योरी सिर्फ ऑर्डर्स बैक बाय थ्रेट की बात करती है, यानी कि जिन कमांड्स को पनिशमेंट के थ्रू फॉलो कराया जाता है, जिन कमांड्स को हम पनिशमेंट की डर की वजह से ओबे करते हैं, सिर्फ उन्हीं की बात करती है ऑस्टिन की कमांड थ्योरी। लेकिन हार्ट ने इस चैप्टर में ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि सभी लॉज ऑर्डर्स बैक बाय थ्रेट नहीं होते। कुछ लॉज ऐसे भी होते हैं जो इंडिविजुअल्स को अपनी विशेस या डिज़ायर्स पूरी करने में हेल्प करते हैं। और अगर ऑस्टिन कमांड थ्योरी से कोई लॉ रिजेंबल भी करते हैं तो वो है सिर्फ क्रिमिनल लॉ और टॉर्ट लॉ। लेकिन क्रिमिनल लॉ और टॉर्ट लॉ ऑस्टिन कमांड थ्योरी से इसलिए रिसेंबल नहीं करते क्योंकि इनमें पनिशमेंट दी जाती है या पनिशमेंट का डर होता है। इनफैक्ट ये दोनों इसलिए रिसेंबल करते हैं ऑस्टिन की कमांड थ्योरी से क्योंकि क्रिमिनल लॉ या टॉर्ट लॉ इंडिविजुअल्स पर एक ड्यूटी इम्पोज करते हैं, ये इंडिविजुअल्स के कुछ एक्शंस या कंडक्ट को नॉन ऑप्शनल बनाते हैं। और क्रिमिनल लॉ एंड टॉर्ट लॉ आर ऑब्लिगेटरी इन नेचर। Why criminal law and tort law are obligatory in nature? Because criminal law and tort law individuals पर एक certain standard में behave करने की duty impose करते हैं। So according to Hart, criminal law and tort law creates a standard to behave in a certain manner. तो यहाँ तक बात हो गई criminal law और tort law की, जो duty imposing rules हैं और जिन्हें disobey करने पर punishment impose की जाती है। लेकिन उन रूल्स को हम क्या कहेंगे जो इंडिविजुअल्स को उनकी विशेस या डिज़ायर्स को रियलाइज़ करने में फैसिलिटेट करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, मैरिज लॉज हैं, बिजनेस लॉज हैं। क्या ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी ऐसे रूल्स पर फोकस करती है? हार्ट सेड नो, ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी डू नॉट कवर पावर कन्फरिंग रूल्स। सो अकॉर्डिंग टू हार्ट सभी लॉज ऑर्डर्स बैक बाय थ्रेट नहीं होते, कुछ रूल्स या कुछ लॉज पावर कन्फरिंग रूल्स भी होते हैं। इसके बाद हार्ट ने 2 तरह के पावर कन्फरिंग रूल्स की बात की है। द फर्स्ट इज़ प्राइवेट पावर कन्फरिंग रूल्स, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, मैरिज लॉ, कमर्शियल लॉज, ये सब हैं। सेकंड है पब्लिक पावर कन्फरिंग रूल्स, जैसे पावर टू लेजिस्लेट, पावर टू एडजुडिकेट एंड एग्जीक्यूट द लॉज मेड बाय लेजिस्लेटर। सो प्राइवेट पावर कन्फरिंग रूल्स वो रूल्स हैं जो इंडिविजुअल्स या सिटीजन्स को अपनी विशेस रियलाइज़ करने में फैसिलिटेट करते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ है।
कॉन्ट्रैक्ट लॉ हमें किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का सही तरीका बताता है कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट वे इस तरीके से होगा। तो पावर कन्फरिंग रूल्स किसी तरह की ड्यूटी या ऑब्लिगेशन इम्पोज नहीं करते, सिर्फ किसी काम को करने का लीगल मेथड बताते हैं। लेकिन अब ऑस्टिन ने पावर कन्फरिंग रूल्स को मेयर रूल्स ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी बताया है। सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, जो रूल्स सैंक्शन या पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं करते वो लॉज नहीं हैं, वो रूल्स सिर्फ पॉजिटिव मोरालिटी कहलाते हैं। लेकिन हार्ट के अकॉर्डिंग ऑस्टिन की थ्योरी सिर्फ पनिशमेंट और सैंक्शंस पर टिकी है, लेकिन सैंक्शंस कोई प्रीरिक्विसाइट नहीं है। सैंक्शंस एक सेकंड स्टेप है जो किसी लॉ के ब्रीच होने पर या डिसोबे करने के बाद आता है। सो अकॉर्डिंग टू हार्ट, पावर कन्फरिंग रूल्स भी लॉज हैं, क्योंकि चाहे पावर कन्फरिंग रूल्स ड्यूटी इम्पोज नहीं करते, लेकिन इंडिविजुअल्स को ये पावर कन्फर करते हैं कि इंडिविजुअल्स लॉ के एक कोअर्सिव फ्रेमवर्क में काम कर सके। तो हार्ट का कहना है कि पावर कन्फरिंग रूल्स की कंप्लायंस की क्वालिटी, टू कंप्लाई विद रूल्स की क्वालिटी उन्हें लॉ बनाती है। सेकेंड टाइप ऑफ पावर कन्फरिंग रूल्स हैं पब्लिक पावर कन्फरिंग रूल्स। पब्लिक पावर कन्फरिंग रूल्स वो रूल्स हैं जो स्टेट इंस्टीट्यूशन या पब्लिक अथॉरिटीज़ को नए रूल्स बनाने की पावर देते हैं या फिर एडजुडिकेट करने की और पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म करने की पावर देते हैं। और पब्लिक पावर कन्फरिंग रूल्स में पब्लिक अथॉरिटीज़ विद इन अ सर्टेन लीगल फ्रेमवर्क में काम करती हैं। सो पब्लिक पावर कन्फरिंग रूल्स वो रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि लेजिस्लेचर कैसा हो, पार्लियामेंट में कितने मेंबर होंगे, कोई बिल कैसे पास होगा, इन सब चीज़ों का प्रोसीजर हमें बताते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। और पब्लिक पावर कन्फरिंग रूल्स पार्लियामेंट को ये पावर देते हैं कि पार्लियामेंट नए लॉ बना सके, अर्लियर लॉज को एबोलिश कर सके, प्रेजेंट लॉज को अमेंड कर सके। तो इस तरीके के जितने भी लॉज हैं वो पावर कन्फरिंग रूल्स कहलाते हैं, पब्लिक पावर कन्फरिंग रूल्स कहलाते हैं। अब जैसे कोई पार्लियामेंट मेंबर किसी बिल को पास कराने के लिए वोट करता है, तो हम ये नहीं कहते कि पार्लियामेंट मेंबर ने रूल को ओबे किया है या उसकी ड्यूटी बनती है वोट करने की। इनफैक्ट उसने अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज किया है, वो भी विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इसके बाद पब्लिक पावर कन्फरिंग रूल्स में सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम ही नहीं आता, बल्कि जुडिशरी सिस्टम भी इसमें इंक्लूड है। सो पब्लिक पावर कन्फरिंग रूल्स जुडिशरी पर भी पावर कन्फर करते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि जजेस को अपॉइंट करने में क्या क्वालिफिकेशन होगी, नंबर ऑफ जजेस इन अ बेंचेस, लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट, ये सारी चीज़ें भी पब्लिक पावर कन्फरिंग रूल्स में ही आती हैं। तो पब्लिक पावर कन्फरिंग रूल जजेस पर अपनी जुरिडिक्शन में केस डिसाइड करने की ड्यूटी इम्पोज नहीं करते, बल्कि जजेस को सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि सर्टेन मनी लिमिट से ज़्यादा के केसेस आपके जुरिडिक्शन में नहीं होंगे। सपोज़ कोई जज अपनी जुरिडिक्शन से बाहर के केस में डिसीजन देता है, तो उसने कोई लॉ डिसोबे नहीं किया है, ना ही जुरिडिक्शन से बाहर दी हुई जजमेंट नल एंड वॉइड कही जा सकती है। इनफैक्ट जब तक उसकी जजमेंट सुपीरियर कोर्ट के पास अपील में नहीं जाती और सुपीरियर कोर्ट उसे सेट असाइड या रिजेक्ट नहीं कर देता, तब तक वो डिसीज़न सही माना जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा पब्लिक पावर कन्फरिंग रूल्स एंड प्राइवेट पावर कन्फरिंग रूल्स। इसके बाद हमें इस टॉपिक का जो सब टॉपिक है, जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है नलिटी एज सैंक्शन, वो हमें डिस्कस करना है। देखते हैं कि इसमें हार्ट ने किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स को डिफेंड किया है। तो ये आर्ग्यूमेंट है नलिटी एज सैंक्शन। इस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग ऑस्टिनियन थ्योरिस्ट का कहना है कि ऑस्टिन की कमांड थ्योरी ड्यूटी इम्पोजिंग रूल और पावर कन्फरिंग रूल्स दोनों को कवर करती है, क्योंकि ड्यूटी इम्पोजिंग रूल और पावर कन्फरिंग रूल्स दोनों में सैंक्शंस हैं। कैसे दोनों में सैंक्शंस हैं, कैसे सैंक्शंस ड्यूटी इम्पोजिंग रूल और पावर कन्फरिंग रूल्स का पार्ट है। ड्यूटी इम्पोजिंग रूल्स में पनिशमेंट एज अ सैंक्शन इम्पोज की जाती है,
और पावर कन्फरिंग रूल्स में नलिटी एज अ सैंक्शन इम्पोज की जाती है। यानी कि जब कोई पावर कन्फरिंग रूल नल एंड वॉइड हो जाता है तो उसके नल एंड वॉइड होने को ऑस्टिनियन थ्योरिस्ट ने पनिशमेंट से इक्वेट किया है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो कॉन्ट्रैक्ट का नल होना भी सैंक्शन ही है। ये आर्ग्यूमेंट था ऑस्टिनियन थ्योरिस्ट का, जो ऑस्टिन को फॉलो करते हैं। तो हार्ट ने इस पनिशमेंट इज इक्वल टू नलिटी वाले आर्ग्यूमेंट को अपोज किया और इस पॉइंट में से ये प्रूव किया कि कैसे पावर कन्फरिंग रूल्स में नलिटी सैंक्शन नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट हार्ट हैड सेड ऑन दिस पॉइंट। सो हार्ट सेड nullity cannot be regarded as sanction in power conferring rules because किसी कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड होने का ईविल इफेक्ट प्रॉमिसी या प्रॉमिस पर नहीं पड़ता। इवन कई बार कॉन्ट्रैक्ट के नल होने से इंडिविजुअल को बेनिफिट ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर के केस में माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कंसिडरेशन पे करने के लिए लायबल नहीं होगा। यह जैसे विल बनाते समय टेस्टेटर ने विल्स एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की है, सपोज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ विटनेसेस नहीं थे साइन करते हुए, तो विल नल एंड वॉइड हो जाएगी। इसके लिए टेस्टेटर को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ना ही उस पर किसी तरीके का लीगल इफेक्ट होगा, क्योंकि विल की नलिटी आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर सामने आई है। लेकिन हार्ट ने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दिए हैं और हार्ट ने और भी डीपली एक्सप्लेन किया है इस पॉइंट को। सो हार्ट सेड ड्यूटी इम्पोजिंग रूल्स में पनिशमेंट और सैंक्शंस रूल को डिसोबे करने पर दी जाती है और ड्यूटी इम्पोजिंग रूल एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर सेट करते हैं या ड्यूटी इम्पोजिंग रूल एक नॉन ऑप्शनल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मर्डर करना या किसी को हार्म ना पहुंचाना, ये सब एक सोसाइटी में रहने का एक स्टैंडर्ड बताते हैं। तो अगर ड्यूटी इम्पोजिंग रूल में पनिशमेंट मेंशन ना हो तो भी हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर के बारे में पता चलता है। जैसे मर्डर या चोरी करना लीगल नहीं है, लेकिन पावर कन्फरिंग रूल्स में नलिटी रूल का पार्ट होती है। जैसे एग्जाम्पल में ड्यूटी इम्पोजिंग रूल है यू शैल नॉट किल, इफ़ यू किल यू विल बी सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो इसमें से अगर हम पनिशमेंट का पार्ट हटा दें तो भी हमें ये पता चल जाएगा कि किसी की हत्या करना गलत है। लेकिन पावर कन्फरिंग रूल में से अगर हम नलिटी का पार्ट हटा दें तो पावर कन्फरिंग रूल मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे देयर शैल बी नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। अब अगर हम इसमें से नो कॉन्ट्रैक्ट को काट दें तो बाकी जो वर्ड्स हैं उनका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो नलिटी और इम्प्रिजनमेंट या पनिशमेंट की तरह ड्यूटी इम्पोजिंग रूल को फॉलो नहीं करती। Thus, nullity is the part of power conferring rules and we cannot treat nullity as sanctions. तो हार्ट ने इस आर्ग्यूमेंट के साथ nullity as sanction के आर्ग्यूमेंट को बहुत अच्छे से डिफेंड किया है और अपना पॉइंट भी अच्छे से प्रूफ किया है। इसके बाद है सेकंड जो इसमें सब टॉपिक है वो है पावर कन्फरिंग रूल्स एज फ्रेगमेंट्स ऑफ लॉ। तो इस पॉइंट में हार्ट ने केल्सन के एक आर्ग्यूमेंट को डिफेंड किया है। तो केल्सन का आर्ग्यूमेंट क्या था? केल्सन ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि पावर कन्फरिंग रूल्स अल्टीमेटली ड्यूटी इम्पोजिंग रूल्स पर ही लीड करते हैं, यानी कि पावर कन्फरिंग रूल्स की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है और पावर कन्फरिंग रूल्स को अप्लाई करने के लिए अल्टीमेटली हमें ड्यूटी इम्पोजिंग रूल्स की ही हेल्प लेनी पड़ती है। तो केल्सन के अकॉर्डिंग पावर कन्फरिंग रूल्स ड्यूटी इम्पोजिंग रूल्स पर ही डिपेंड है और केल्सन के अलावा जो बाकी के थियोरिस्ट हैं जो ऑस्टिन को सपोर्ट करते हैं उनका आर्ग्यूमेंट है कि पावर कन्फरिंग रूल्स और ड्यूटी इम्पोजिंग रूल्स एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। सो दैट मीन्स पावर कन्फरिंग रूल्स आर नॉट रियल लॉज बट दे आर मेयरली फ्रेगमेंट्स ऑफ लॉज। सो लेट्स अंडरस्टैंड द व्यू ऑफ केल्सन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो अगर आप इस फिगर में देखें तो फर्स्ट पॉइंट में
पब्लिक पावर कन्फरिंग रूल है, जो इंडिकेट कर रहा है कि लॉज को बनाने के लिए एक पार्लियामेंट होनी चाहिए जो 2 हाउसेस और प्रेसिडेंट से मिलकर बनी हो। सेकेंड पॉइंट में प्रोसीजर बताया है कि इंडिया में किसी बिल को एनेक्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर है। बिल पहले दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए, तब वो लॉ बनेगा। इसके बाद पार्लियामेंट ने इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए 2 एक्ट बनाए। एक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो एक प्राइवेट पावर कन्फरिंग रूल है जो मैरिज से रिलेटेड लॉज की बात करता है। सेकेंड एक्ट पार्लियामेंट ने IPC इंडियन पीनल कोड एनेक्ट किया जो क्रिमिनल लॉ है एंड विच इज़ अ ड्यूटी इम्पोजिंग रूल, क्योंकि ये नॉन ऑप्शनल बिहेवियर या स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर सेट करता है इंडिविजुअल्स के लिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 की बात की गई है। सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एक पावर कन्फरिंग रूल है। ये एक मैरिज के वैलिड होने की कंडीशंस बताता है, जिसमें एक कंडीशन है मोनोगैमी, यानी कि कोई स्पाउस हस्बैंड या वाइफ के ज़िंदा रहते हुए दूसरी मैरिज नहीं कर सकता, और अगर कोई दूसरी मैरिज अपने हस्बैंड या वाइफ के ज़िंदा रहते हुए करता है तो वो मैरिज वॉइड होगी। फिफ्थ पॉइंट में IPC के सेक्शन 494 की बात की है जो बाइगैमी की डेफिनेशन और पनिशमेंट बताता है, जिसका मतलब है कि सेक्शन 494 एक हस्बैंड या वाइफ के होते हुए दूसरी शादी ना करने की ड्यूटी या ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है, और अगर किसी ने अपने हस्बैंड या वाइफ के होते हुए दूसरी मैरिज की तो उसे 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों होने की पॉसिबिलिटी है। अब ए ने दूसरी मैरिज की तो जज ने ए को गिल्टी बताया और उसे 7 साल की इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट उस पर प्रोनाउंस कर दी। तो अब हम आते हैं केल्सन के पॉइंट पर। केल्सन का कहना है कि पावर कन्फरिंग रूल्स एंड ड्यूटी इम्पोजिंग रूल्स एक ही हैं, क्योंकि एट लास्ट पावर कन्फरिंग रूल्स को अप्लाई करने के लिए ड्यूटी इम्पोजिंग रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के बाइगैमी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए IPC में बाइगैमी को क्रिमिनल एक्ट बनाया गया और उसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न भी बनाया। सो अकॉर्डिंग टू केल्सन पॉइंट 7 जिसमें 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट मिली है ए को, सिर्फ उसी से ही लॉ बनते हैं या उसी को ही लॉ मानते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन थ्योरिस्ट पॉइंट 5 प्लस पॉइंट 7 यानी कि ड्यूटी इम्पोजिंग रूल प्लस सेंक्शंस को लॉ मानते हैं। लेकिन हार्ट ने केल्सन और ऑस्ट्रेलियन थ्योरिस्ट दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करते हुए कहा कि पावर कन्फरिंग रूल्स और ड्यूटी इम्पोजिंग रूल्स दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों के फंक्शंस अलग हैं। ड्यूटी इम्पोजिंग रूल्स स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर सेट करते हैं, पावर कन्फरिंग रूल्स लोगों के डिज़ायर्स को रियलाइज़ करने में फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन दोनों को अगर यूनिफाई कर दिया जाए तो लॉ का जो ट्रू नेचर है, जो लॉ का ट्रू रोल है, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो क्रिटिसिज्म किया हार्ट ने ऑस्टिन की थ्योरी का, वो था इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ एप्लीकेशन। तो ऑस्टिन कमांड थ्योरी में हमने देखा था कि विधि सॉवरेन का आदेश है जिसे बाकी सभी इंडिविजुअल्स हैबिचुअली ओबे करते हैं, लेकिन सॉवरेन खुद अपनी कमांड्स को हैबिचुअली ओबे नहीं करता, ना ही वो ऐसा करने के लिए बाध्य है। यानी कि सॉवरेन के बनाए लॉज खुद पर लागू नहीं होते। वेयर एज हार्ट सेज दैट एक लीगल सोसाइटी के अंदर, एक प्रॉपर लीगल सिस्टम के अंदर रूल्स सभी पर इक्वली अप्लाई किए जाते हैं। जो लॉज बनाते हैं उन पर भी और जिनके लिए लॉज बनाए जाते हैं उन पर भी। दैट मीन्स हार्ट के अकॉर्डिंग लॉज सेल्फ बाइंडिंग नेचर के होते हैं। लॉज की सेल्फ बाइंडिंग क्वालिटी ही होती है जिसकी वजह से जो लॉ बनाता है वो भी अल्टीमेटली उस लॉ को फॉलो करता है। वहीं ऑस्टिन थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ मेकर की प्राइवेट कैपेसिटी या प्राइवेट पर्सनैलिटी और पब्लिक पर्सनैलिटी दोनों अलग अलग हैं। हार्ट के अकॉर्डिंग सेल्फ बाइंडिंग क्वालिटी ऑफ लॉ इम्प्लाइडली लॉ मेकर पर एक प्रॉमिस क्रिएट करती है कि वो भी लॉज को फॉलो करने के लिए बाउंड है। सो अकॉर्डिंग टू हार्ट
लॉ की रेंज ऑफ एप्लीकेशन सिर्फ इंडिविजुअल्स या सिटीजन्स को ही नहीं, लॉ मेकर्स को भी कवर करती है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट। हार्ट ने ऑस्टिन की थ्योरी को एक और बार इस पॉइंट में क्रिटिसाइज़ किया है और ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, एंड दिस इज़ मोड ऑफ ऑरिजिन। सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी, लॉज ओरिजिनेट फ्रॉम सॉवरेन ओनली। लॉज सिर्फ सॉवरेन की कमांड से ही ओरिजिनेट होते हैं, वेयर एज हार्ट सेज दैट लॉ में ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जैसे कस्टमरी लॉज हैं या प्रेसिडेंट्स हैं। सो कस्टमरी लॉज कैसे बनते हैं? थ्रू ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। काफ़ी लंबे समय से जब किसी रूल को लोग फॉलो करते हैं तो वो रूल लॉ बन जाता है। वहीं प्रेसिडेंट्स भी जुडिशरी के डिस्क्रिशन से बनते हैं। लेकिन ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी में कस्टम्स सिर्फ सॉवरेन की अप्रूवल से ही लॉ बनते हैं, which means until and unless customs have been commanded by sovereign through legislation, they cannot be considered as law. और प्रेसिडेंट्स के बारे में भी ऑस्टिन का कहना है कि प्रेसिडेंट्स भी इसलिए लॉज होते हैं क्योंकि जजेस अल्टीमेटली सॉवरेन को ही रिप्रेजेंट करते हैं और सॉवरेन के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट्स को ओवर रूल कर सकें। और जहाँ सॉवरेन प्रेसिडेंट्स को ओवर रूल नहीं करता, वहाँ ऑस्टिन ये मानते हैं कि सॉवरेन ने इम्प्लाइडली या टेसिडली उस प्रेसिडेंट्स को लॉ बना दिया है। लेकिन हार्ट का ये मानना है कि प्रेसिडेंट्स या जुडिशियल डिसीजंस अपने आप में एक सेपरेट आइडेंटिटी है, क्योंकि हो सकता है कि सॉवरेन ने किसी जुडिशियल डिसीजन को इग्नोरेंस की वजह से ओवररूल नहीं किया हो। तो हार्ट के अकॉर्डिंग ऑस्टिन का सॉवरेन की इग्नोरेंस और विलफुल कमांड को बराबर मानना गलत है। एंड प्रेसिडेंट्स आर द सेपरेट सोर्स ऑफ लॉ। जब तक सॉवरेन प्रेसिडेंट्स को ओवररूल नहीं करता तब तक प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लॉ है। तो हार्ट की बुक द कंसेप्ट ऑफ लॉ का चैप्टर 2 आज हमने कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए टॉपिक सेलेक्ट करना इजी हो जाता है उससे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।